अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों में ख़ास तौर पर ये रिवायत नज़र आती है कि किसी भी जमहूरी हुकूमत को आए हुए अभी आधा वक्त भी नहीं गुजरता कि उसके दिन गिने जाने शुरू हो जाते हैं, यानी उसके जाने की बातें शुरू हो जाती हैं। कहीं से इस्तीफ़े के मुतालबे आते हैं, किसी को बहरान दर बहरान नज़र आते हैं। कोई समझता है कि इस हुकूमत का वजूद ही मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है, कोई समझता है कि कुछ साजिश करके इसको हटा दिया जाए क्योंकि इस वक्त जो मुल्क है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस हुकूमत का, वगैरह वगैरह। हर दौर में ही हम ये देखते हैं कि हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शुरू हो जाते हैं, धरने भी शुरू हो जाते हैं, लॉन्ग मार्चेस भी होते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद होते हैं, ग्रैंड अलायंस बन जाते हैं और न जाने क्या कुछ। ऐसा ही इस हुकूमत के साथ भी हो रहा है और हमने देखा है कि अभी हुकूमत को आए आधा वक्त भी नहीं हुआ कि इमरान खान साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा शुरू हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये मज़ीद हुकूमत में रहे तो मुल्क का और बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर हम मुल्क की हालात पर भी नज़र डालें तो इस वक्त ऐसा ही दिखाई देता है कि हुकूमत फ़िलहाल बहुत सारे मामलात पर काबू पाने में नाकाम नज़र आ रही है। अवाम के मसाइल अपनी जगह हैं और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत के अंदर भी उनके भी मसाइल हैं, वज़रा के इत्तेहादियों के साथ भी मसाइल हमें वक्तन फ़वक्तन नज़र आते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो कोरोना मईशत का बहरान है वो तो मुसलसल एक साथ साथ चल ही रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इस वक्त कोई सीरियस थ्रेट मौजूद है या नहीं? क्या वाकई इन तमाम बहरानों के हवाले से उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा जायज़ है? क्या हुकूमत को चलता कर देना चाहिए? और इन सब बातों में कितनी रियलिटी नज़र आ रही है, ये सब आज हमारी मौजू का हिस्सा होगा। और इसके साथ साथ थोड़ी सी बात आगे चलकर ये भी करेंगे कि आखिर जो डील ऑफ द सेंचुरी की बात हो रही है उसमें फ़लस्तीन का क्या मुकद्दर बनने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान और आलम इस्लाम क्या किरदार अदा कर सकता है। आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हिलाल साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हुए मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सबसे पहले आपसे कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल बहरान पर हुकूमत बहुत ज़्यादा बैकफुट पर आ गई है और ख़ुद उनके वज़रा यानी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि हमसे 25 रुपये डिफेंड नहीं हो रहे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। जैसे मैंने जिक्र किया कि कोरोना का मसला पहले ही से उसकी वजह से भी हुकूमत पर तनकीद चल रही है, मईशत पर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत की गिरफ्त नहीं है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अपोजिशन ने भी अपना कुछ मुत्तफ़िका लाएअमल बनाने का सोचा है और एक दफ़ा फिर से उन्होंने APC के लिए सोच लिया है कि APC बुलाई जाए, शायद कमिंग वीक में वो बुलाएं। आपको क्या नज़र आ रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन ने ये एक अच्छा टाइम सजेस्ट किया है क्योंकि काफ़ी क्राइसिस इर्द गिर्द हुकूमत के हैं इस वक्त? जी हाँ समीना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास टाइमिंग है और ऐसा लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट अपने खिलाफ बड़ी अच्छी टाइमिंग उनको टाइमिंग दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पेट्रोल का जो 25% का बढ़ा, 25 रुपया का बढ़ा हुआ है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि टाइमिंग ठीक है। कीमतें जो हैं दे हैव नेवर बीन हायर, कीमतें आसमान से बोल रहे हैं हर चीज़ का। इनकी और डिसकंटेंट पब्लिक में वाजे है। अब तो लोग जब कुछ होता नहीं है किसी को कहने के, वो कहते हैं यार ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है। दूसरी बात है कोalition गवर्नमेंट जो है लगता है ये टूट रहा है। मेंगल चले गया, साजैन भुगती चले गया और भी लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लगता है ऐसे है। तीसरी बात यह है कि PTI के अंदर डिसकंटेंट जो है वो ग्रोइंग, आई मीन इट्स ग्रोइंग, वो खुश नहीं है लोग। मैं नहीं ये फवाद चौधरी की सिर्फ बातें और से चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा। और चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पॉपुलैरिटी इमरान खान का खुद उसकी पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल में ऑल टाइम लो है। तो ये चार वजह हैं जो मेरे ख्याल में टाइमिंग इज फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आटा का प्राइस 1400 रुपये के लिए एक मन आटा गवर्नमेंट खरीद रही है और 2000 के लिए आटा बिक रहा है मार्केट में, और कम मौंड पर मौंड, और अगर आप कम क्वांटिटीज में जाएं तो ज्यादा। पेट्रोल आप सब जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखिए कहना कि इंडिया से सस्ता इधर पेट्रोल है, सबसे सस्ता है एशिया में, इट्स नॉट गुड इनफ। इसलिए कि इंडिया में मुझे नहीं पता मगर दूसरे एशियन कंट्रीज में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है और सैलरीज भी बहुत ज्यादा हैं। दूसरी दफे गैस
मुझे खुद 3 गुना ज्यादा गैस देना पड़ रहा है। मेरे पास बिल रखे हुए हैं इधर, 3 गुना ज्यादा गैस फॉर द सेम अमाउंट। इलेक्ट्रिसिटी मेरा 18,000 से 40,000 हो गया है। देखिए ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। फूड आइटम्स पे अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो फूड आइटम्स के भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मगर जब पेट्रोल के प्राइसेस कम होते तो फूड आइटम्स के प्राइसेस कम नहीं होते। आप समझ गए ना। दूसरी बात है कि कोalition गवर्नमेंट कोलैप्स कर रहा है। MQM और चौधरी ये सिर्फ अंपायर के सिग्नल के लिए ठहरे हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। और विद इन द पार्टी आप देखिए, राजा रियाज ने कहा है कि देयर इज एक ग्रुप है 22 लोगों का जो तैयार है किसी वक्त। और देखिए क्या हो रहा है पार्टी में। मिसाल के तौर पे एक बड़ा अच्छा मिनिस्टर है मोहम्मद अली प्रोविंशियल अफेयर्स का, उसके ऊपर या उसके साथ आप आके बाबर अवान को बिठा दिया। अब बाबर अवान आपको हर तीसरे दिन मिल सकता है, मगर मोहम्मद अली बेचारा आई डोंट थिंक इज एवर मेट यू। दूसरी बात यह है कि एक राजा रियाज जो है वो PPP छोड़ के आए हैं, वो कहते हैं यार इनसे मिलना ही मुश्किल हो जाता है, ये मिलता ही नहीं है किसी से, इलेक्टेड लोगों से मिलता ही नहीं है। इन फाइटिंग भी बाबर अवाम आप देखिए उमर अयूब उधर है मिनिस्टर, 2 पोर्टफोलियोज है पेट्रोलियम और पावर, ये इसको ले आए एडवाइजर। मैं हिलाली साहब दोबारा भी आती हूँ, फिर और भी डिटेल में बात करते हैं इसके हवाले से, क्योंकि अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसमें बड़ी इनसाइड स्टोरीज हैं। लेकिन चूंकि जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल राइट टाइम है कि इस वक्त हुकूमत पर अगर प्रेशर बढ़ा रही है ऑपोजिशन, तो बिल्कुल सही टाइम है, सही उन्होंने चॉइस किया है। लेकिन इमरान साहब की तरफ मैं ये सवाल लेके जाऊंगी कि क्या ये टाइम भी ठीक है, और क्या आपको लगता है कि इसका कोई मकसद भी क्लियर होगा APC का? अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो ऑपोजिशन ही कुछ कर पाएगी क्या, और वो क्या होगा, ये जानना बड़ा। और इसकी वजह ये है, ये मैं सवाल क्यों करने जा रही हूँ, क्योंकि इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ APCs इससे पहले भी इसी हुकूमत के खिलाफ यही ऑपोजिशन बनाती रही है, बुलाती रही है, लेकिन क्या उनका कोई रिजल्ट निकला? आइए आपको जरा याद दहानी करा देते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत को मुश्किलात में घिरा देकर ओपोजिशन कायदीन ने APC बुलाने पर इत्तफाक किया है, लेकिन इससे पहले भी कई APCs मुनक्कद हो चुकी हैं जिनसे ओपोजिशन खतरनाक नताइज हासिल करने में नाकाम रही है। ओपोजिशन जमातों ने 2018 के इंतखाबात के फौरी बाद 3 अगस्त 2018 को APC मुनक्कद की और वजीर आजम के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान किया, ताहम इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकी। 15 जनवरी 2019 को कौमी असम्बली में ओपोजिशन जमातों का इजलास हुआ, लेकिन इसके बाद भी ना कोई बड़ा एहतजाज हुआ और ना कोई तहरीक चली। 26 जून 2019 को एक बड़ी APC हुई जिसमें बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत ओपोजिशन के बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया, लेकिन तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई। 20 अगस्त 2019 को भी मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत में APC हुई जिसमें इस्लामाबाद की जानिब मार्च का फैसला किया गया, ताहम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मार्च के हवाले से तजब्जुब का शिकार रही। 4 नवंबर 2019 को मौलाना के धरने के हवाले से मुशावरत के लिए भी APC हुई, लेकिन इसमें बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने शिरकत नहीं की। 27 नवंबर 2019 को एक और APC हुई जिसमें अपोजिशन पार्टीज ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया। अब अपोजिशन एक और APC के लिए कोशा है। क्या इस मर्तबा कोई ठोस लाएअमल सामने आ सकेगा? जी, तो यही सवाल है लेके इमरान साहब से। इमरान साहब क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं फिर क्या प्लान है, आप इनका इकट्ठे हो जाएंगे फिर पहले की तरह आपस में दिल मिले नहीं होंगे, कोई लाहे अमल होगा नहीं, कोई मकसद वाजे होगा नहीं और बैठ के चले जाएंगे, या आपको लगता है इस वक्त वाकई चोट लगाने का वक्त है और ये सही चोट लगाएंगे? मकसद क्या होगा, सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना या हुकूमत गिराना? देखें जी, दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि मौजूदा अपोजिशन जो है इसकी ये जो है ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सियासत, ये बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा भी कामयाब हो। उसकी वजह सुन लें क्या है। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन ने अगर तो खुद कुछ करना हो ना तो ये पहले कब के कामयाब हो गए होते। उसी वक्त कामयाब हो जाते जब मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से मार्च शुरू किया था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, बिलावल भुट्टो ने उनके मुकाबले में एक ट्रेन मार्च फ्लॉप शो शुरू कर दिया और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे अलग होके बैठे रहे। इसलिए बात यह है कि अपोजिशन खुद करना ही नहीं चाहती। अपोजिशन सब कुछ दिखावे का एहतजाज नहीं दिखावे के लिए।
अपोजिशन असल में ये चाहती है, वो देख रहे हैं एक तीसरे फरीक की तरफ कि कब वो उनके कंधे पे हाथ रखे, उन्हें कहा चलो बच्चों टाइम हो गया, शुरू हो जाओ, और हमें उसकी हिमायत मिल जाए और फिर हम करें। तो वो कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के तो आपको लगता है कि सिर्फ जो, यानी मेरी दूसरी वाली बात है कि ये सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए हुकूमत पर, जरा उन्हें और एक्सपोज करने के लिए? एक्सपोज तो वो खुद हो रहे हैं। अगर इस अपोजिशन पे होता तो हुकूमत अभी एक्सपोज ना होती। वो तो अल्लाह भला करे, वो तो अल्लाह भला करे हमारे वजीर आजम हरदिल अजीज वजीर आजम इमरान खान साहब का और उनकी टीम का, कि वो रोजाना ऐसी हरकतें करते हैं, रोजाना ऐसे काम करते हैं जिससे वो रोज एक्सपोज होते हैं, रोज एक मौका फराहम करते हैं जिससे एक नई चीज। और आपने एक बात की, बड़ी जबरदस्त बात थी वो भी, कि अभी तक जो उनकी एपीसीज रही हैं वो हमें कामयाब नजर नहीं आई। अब कामयाबी या नाकामी को अगर हम ये देख लें कि जो आपका एजेंडा था एपीसी का, उस पर आप कितना इंप्लीमेंट कर पाए, तो इनके पास तो जब अक्सरियत थी, या अपना चेयरमैन सेनेट नहीं ला सके, अक्सरियत के बावजूद नहीं ला सके। मैं आपको बताता हूँ इसमें थोड़ा सा, गैलप ने ना 2 अभी हालिया सर्वेज की हैं। पहली बात तो ये है कि अभी एक उन्होंने सर्वे किया जिसमें उन्होंने अप्रैल में तमाम टीवीज में होने वाले टॉक शोज जो हैं उन पे ये देखा कि किस जमात को कितना हिस्सा मिल रहा है। तो उस सर्वे के मुताबिक पीटीआई को हिस्सा मिला 28%, 28%, यानी एयर टाइम का। ठीक है। और नून लीग दूसरे नंबर पे थी, उनको मिला 15%, 15%। यानी आप ये हिसाब लगा लें कि अगर हुकूमत ये प्रोपेगेंडा की बात करे तो इस पे भी ये अपोजिशन की तमाम जमातों से बहुत आगे है, बल्कि कहीं आगे है, लेकिन उसके बावजूद वो फायदा नहीं उठा सके। अब आ जाते हैं दूसरे ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 37% पाकिस्तानी, गैलप के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 37%, 37% पाकिस्तानी वो हैं जिनका ये कहना है कि या तो उनकी नौकरी जा चुकी है या उनकी सैलरी पे कट लग चुका है। बात ये है, जब आप इस तरह के हालात पैदा करेंगे तो फिर लोगों को मौके, ये हालात तो कोरोना की वजह से पैदा हुए हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से थोड़ा ये हालात पैदा हुए हैं। पेट्रोल की कीमत भी एकदम से इन्होंने कोरोना की वजह से, हर काम उनको ही पा दियो, कभी कोरोना की वजह से ये हुआ है। इनको खुद पता ही कुछ नहीं है, ये इनकी टीम पता नहीं क्या कर रही है, ये खुद जानबूझ के इस तरह के काम कर रहे हैं। अब आप हर चीज कोरोना पे तो ना डालें। नहीं, वो तो ये कहेंगे ना कि अचानक से उसमें पहले कम हुई मार्केट में तो हमने कम कर दी, जब बढ़ी तो फिर हमने बढ़ा दी। तो वो हालांकि अब तनासुब तो बहुत कम है उस लिहाज से। अगर आपको याद हो जब ये बजट हुआ था तो आपने मुझे सवाल एक किया था, मुझे आपने पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि ये बजट के पैसे पूरे कहाँ से होंगे, तो आपने कहा था हर रोज ही बजट। लेकिन इमरान साहब, ये सब हुकूमती कारकर्दगी तो हम ज़ाहिर है हर रोज डिस्कस करते हैं। अब ये बताएं कि एपीसी में अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? इन हाउस तब्दीली का फार्मूला बनाएंगे, खाली खुली एहतजाज सोशल मीडिया पे करेंगे, या आपको लगता है क्योंकि जलसे वलसे तो कर नहीं सकते, कोरोना का मामला है, तो करेंगे क्या? देखिए, इन हाउस तब्दीली क्यों नहीं ये कर सकते, मैं क्यों कहता हूँ कि वो किसी इशारे के मुंतज़िर हैं, इसलिए हालांकि ये आपको पता है ऐसी छोटी नंबर की गेम है कि किसी वक्त भी हुकूमत की बसात जो है वो उल्टाई जा सकती है। लेकिन अपोजिशन वाले खुद एक दूसरे के साथ मुखलिस ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करें तो उनका पहले सबसे ये था मकसद कि किसी तरह से मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया जाए। अब वो अपने जो उनके केसेस हैं वो ख़त्म करने पे उनका सबसे ज़्यादा ध्यान है। मियां शहबाज शरीफ नैब की पेशियां भुगत रहे हैं, हमजा शहबाज वैसे आ गए, मरीम नवाज बेचारी वैसे चुप करके बैठी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपनी वालिद और फुफ्फो जो हैं उनके मुकदमात के हवाले से परेशान है। यानी जब ये इनके अपने मामलात हल नहीं जितनी देर तक हो जाते पूरी तरह से, तो ये उस वक्त तक कोई भी ऐसा काम कर नहीं सकते, ना ये करेंगे। लेकिन आपकी वो पहले वाली बात में सबसे ज्यादा मुझे वजन लगता है कि जब वो खुद किसी इशारे के मुंतज़िर, फिर सारे मसले इनके हल भी हो जाएंगे। बता रहा हूँ ना कि ये क्यों उस इशारे के मुंतज़िर हैं। ये इसलिए मुंतज़िर हैं कि इन्हें ये पता है कि अगर इशारा हो गया तो हमारे वो मसाइल भी हल हो जाएंगे और ये मसला भी हल हो जाएगा। चलिए हिलाल साहब से पूछते हैं, वो भी क्या देख रहे हैं कि कोई ऑप्शंस हैं। हिलाल साहब, आपकी नजर में ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है, क्या कुछ वो कर सकती है? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो ठीक कर रही है। ये मेरे ख्याल में ऑपोजिशन खुद नहीं चाहती है कि कोई ऐसे तरीके से गवर्नमेंट चेंज हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो ऐसा महसूस हो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ वो ले रहे हैं। बेहतर ये होगा कि ये गवर्नमेंट उस तरीके से जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है
और वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो दूसरे पार्टीज हैं वो इस वक्त वो नहीं माने। व्हाई शुड MQM और चौधरीज नवाज शरीफ के साथ क्यों जाएं वो इस वक्त? क्या नवाज शरीफ से उन्होंने चखा नहीं है उसका मजा जब वो पावर में था? वो क्या किया था उनके लिए? और नवाज शरीफ के पार्टी में कोई नया बंदा नहीं आएगा, एक कोई ना कोई शरीफ आएगा। तो क्या जल्दी क्या है? मेरे ख्याल में ये अच्छा उनका स्ट्रेटजी है कि आप एक एक से बात करो, इस गवर्नमेंट के वीकनेसेस को हाईलाइट करो, इस गवर्नमेंट खुद अनपॉपुलर हो रही है उसको एक्सप्लॉइट करो। और आपने नोटिस किया, आप कहते हैं कोरोना, मगर मैं समझता हूं कि ये लोगों को बाहर निकाल नहीं सकते, इट्स टू अर्ली। अभी तक उस विद दैट काइंड ऑफ उस किस्म के जज्बे के साथ लोग बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं ये बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं कि कोरोना का इम्पैक्ट नहीं हुआ इकोनॉमी पे। मैसिव इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी पे, और बहुत ही मुश्किल है ऐसे पैंडेमिक को कंट्रोल लेके लोगों को खुश रखना, और ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो बड़े मुश्किल स्टेप्स होते हैं। अनलेस फेस इट, इनका कोई खास एक्सपीरियंस गवर्नमेंट और मैनेजमेंट का था ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ठीक है, प्रेशर मेंटेन कर रहा है ऑपोजिशन, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंटरनली जो ये कर सकते हैं जो नहीं कर रहे हैं। ये है वरीड। इमरान खान जो है वो अपने लोगों और अपने फेवरेट्स के साथ चला रहा है मसला। ये इंटीरियर मिनिस्टर मिसाल के तौर पे उसका नाम क्या है? चलिए आप अगर और मैं अगर नाम जानते हैं, वो है किधर? मुझे तो नजर ही नहीं आया। इट्स अ की पोस्ट इन गवर्नमेंट। और दूसरे तो ये रज़ाक दाऊद जो है, क्या भाई 170 लोगों में से आपके पास एक आदमी नहीं है जो कॉमर्स मिनिस्टर बन सके? और दूसरों को आप अपने एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स को लिफ्ट देते हैं, इलेक्टेड लोगों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देते। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अकाउंटेबिलिटी पे मैं आपको थोड़ा सा गिनवाता हूं। ये अली निमिर और मजीद ये एब्सकॉन्डर्स हो गए हैं, ये दोनों अनवर मजीद के बेटे। हसन और हुसैन नवाज ये पहले से ही एब्सकॉन्डर हैं। सलमान शाहबाज ये एब्सकॉन्डर है। अली इमरान उसका दामाद वो एब्सकॉन्डर है। साख्तार एब्सकॉन्डर है। नवाज 4 हफ्ते के लिए गया, 6 महीने हो गए। किधर है इंसाफ? ठीक, किधर तो है? कोई भी यानी बात एहतसाब भी नहीं आपने कर किया। बिल्कुल ठीक है। तो आपके तो सारे वादे अब लास्ट पॉइंट, खैरपुर, मिस्टर जुमानी खैरपुर का शुगर मिल का जो ये है वो क्या कहते हैं ओनर है, वो सिंध हाई कोर्ट को मूव कर रहा है। वो कहता है शुगर रिपोर्ट पे स्टे ऑर्डर दें, उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दें। क्या पता उसको मिल जाए स्टे ऑर्डर? देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। तो इमरान साहब, आपसे मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या आप भी समझते हैं कि इट्स टू अर्ली, अभी टाइम नहीं आया है कि हम ये कहें कि जी हुकूमत को चलता कर देंगे? जैसे मैं इसको यूं सवाल को कर लूं कि PMLN के रहनुमा आज इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, तो आप समझते हैं कि इस्तीफ़े का मुतालबा इस टाइम पीरियड पे जायज़ है? एक तो ये बात। और दूसरी जो बात हिलाल साहब ये कह रहे हैं कि लोग अभी निकलने के लिए राज़ी नहीं है, यानी इतना क्राइसिस है, इतने लोग चीखें मार रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो लग रहा है निकलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि लोग निकलेंगे? देखें, जो मुस्लिम लीग नून है ना, अब आपको मैं अगर अंदर की बात बताऊं तो हमारे वाकफा नियाल का तो ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों अभी ये नहीं चाहती कि ये हुकूमत चली जाए और वो हुकूमत में आ जाए। बस ये हमें इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। वो इसलिए कि इस वक्त ये चीज़ माना, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है लाली साहब ने कि कोरोना की वजह से बहुत प्रेशर है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि गुड गवर्नेंस जो है उस पर क्या खर्चा आता है? वो भी कोरोना की वजह से नहीं हो रही। लोगों को इंसाफ कोरोना की वजह से नहीं मिल रहा। कम से कम बलंडर वाले स्टेटमेंट्स ही ना दें। मेरी गुजारिश सुने। हाँ। ये जो आपस की आपकी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, ये कोरोना की वजह से नहीं हो रही। क्या काबीना में बैठे वुज़रा एक दूसरे से दस्तो गरिबा होने को, ये कोरोना की वजह से? बात ये है, मुझे अब ये बताएं कि ये सारा कुछ कोरोना की वजह से नहीं है। भाई आप खुद मिसमैनेजमेंट की इंतहा पे हैं, आपसे कुछ किया जा नहीं रहा, और अब आप अगर सिर्फ कोरोना पे ये डालना चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इस पे जरा मजीद आपसे डिटेल में बात भी करती हूँ कि अंदर की क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे कि ऐसे सारी सिचुएशन में क्या इमरान खान साहब परेशान हैं
और जो 6 महीने का टाइम है जो उन्होंने अपनी कैबिनेट को बताया है, वो उन्होंने खुद डिसाइड किया या उन्हें किसी ने बताया? क्या इसके पीछे कहानी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी कि ना सिर्फ ये कि बैरूनी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इसके साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी पीटीआई इंतशार और खलफशार का शिकार नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है? और हम अंदर की खबर जानने की कोशिश करते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, रवां हफ्ते हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू था वो उसका बड़ा चर्चा रहा, लेकिन समझ ये नहीं आ रही थी कि एक दफ़ा में लड़ाई का सुन रहे थे, अगले दिन हमने देखा वो मिल भी बैठे और सारे गिले शिकवे भी दूर होते नज़र आए और कोई बात समझ नहीं लगी कि शुरू कहाँ से हुई एंड कहाँ से हुई। तो आपकी क्या खबर है, किसने किसको निकलवाया है असल में? असल में ना, मैं पहले वो पिछले हिस्से को मुकम्मल कर दूं। ये पूरी तफसीली कहानी है जो आपको सुनाता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी देखें हुकूमत की तरफ से ये क्या कहा जा रहा है। तमाम मिनिस्टर आज भी ये कह रहे हैं जी ये आलमी की मंडी में कीमतें बढ़ गई, तो फ्यूल वाला तो ये इसलिए भाई आलमी मंडी में तो बढ़ गया कीमतें 17% और आपने बेस प्राइस बना रही है तो 90%, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी बात ये अब आ जाते हैं कि आप ये देखें कि इस वक्त पेट्रोल पड़ रहा है 55 रुपए और आपको 56 पैसे में, और उस पर लीवी और टैक्स मिला के आप वसूल कर रहे हैं 44 पे 54 पैसे। फिर आपने बजट दस्तावेज जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें आपको पता है कि लीवी के मद में इन्होंने 260 अरब से बढ़ा के 450 अरब रुपए कर दी थी अपनी आमदनी शो। इसका मतलब है सारे पैसा मुनाफा आपके अपनी जेब में जा रहा है ना। मतलब ये है कि वारदात की तैयारी तो तभी कर ली गई थी, ये तो सिर्फ एग्जीक्यूट अब हुआ है। बिल्कुल सही है। और आपको याद हो मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था, मगर वो उस वक्त चल नहीं था सका हमारा। चलिए सुनवा देते हैं। सुनो जी क्या कहा था इमरान साहब ने इस सवाल। समीना, हम जो ये बात कर रहे हैं ना कि ये टैक्स नए लगाएंगे तो हमको तोता फाल नहीं निकाल रहे ना, हम यहाँ पे ऐसे बात ये है जो ये हमें फिगर्स दे रहे हैं वो मुमकिन ही सिर्फ दो तरह से हैं। एक, ये नए टैक्स लगाएं, नंबर 2 ये IMF से कोई नया पैकेज लें, तीसरी अगर कोई सूरत है तो हफीज शेख साहब हमें बता दें। तो उन्होंने पहली सूरत में ही यानी टैक्स बढ़ा दिया इस तरह से डायरेक्ट, और अभी ये मजीद होगा, इस पे भी आप इक्तफा ना करें, अभी ये कुछ होगा ना डराए हम, गतरा ना निकालें, पहले ही परेशान है कल से। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके उस सवाल की तरफ कि ये है क्या। असल में आप ना PTI की थोड़ी सी साइकी समझ लें। इमरान खान साहब जब चले हैं ना, तो इमरान खान साहब के साथ PTI में सबसे पहले वो लोग थे जो वाकई तब्दीली लाना चाहते थे, जो इमरान खान की नजरियाती लोग थे। उसके बाद इलेक्टेबल्स भी शामिल होते गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वाज़े तौर पे 3-4 ग्रुप बन गए। कुरैशी ग्रुप अलग हो गया, तरीन ग्रुप अलग हो गया, कराची ग्रुप अलग हो गया, और एक चौधरी सरवर साहब का ग्रुप है वो। अब 4 ये जो बड़े ग्रुप थे, अब देखें कुरैशी ग्रुप शाह महमूद कुरैशी साहब, तरीन ग्रुप जहांगीर तरीन साहब जिसका भी आप जिक्र कर रही थी ना कि उन्होंने कहा कि जी हम 21-22 राजा रियाज ने कहा है कि पार्लियामेंटेरियन, वो असल में तरीन साहब के ज़ेरे असर लोग हैं जो किसी वक्त भी कहीं उनके इशारे पर जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा आ जाते हैं कराची ग्रुप, उसमें कौन है जी? असद उमर साहब, अली रेहान साहब और ये सारे, अली जैदी साहब। अब हुआ ये कि ये अपने जो थे ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नईमुल हक साहब, वो चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे काम करते थे इमरान खान के और इन चीज़ों को बड़ा इकट्ठा रखते थे। उनके जाने के बाद बड़ा नुकसान एक तो इमरान खान को ये हुआ कि उनका रोल ख़त्म हो गया, दूसरा ये कि एक खिलाफ बन गया, तीसरा जहांगीर तरीन साहब के मामलात में खराबियां पैदा चली होती गई। जब वो कमज़ोर हुए तो कराची ग्रुप जो है असद उमर साहब की क़यादत में ये फाल हुआ। असद उमर ने पहले तो फौरी तौर पे रिप्लेस किया नईमुल हक को, ठीक, और ये आपकी खबर भी थी कि वो अब नईमुल हक की जगह करीब हो गए। उसके बाद उन्होंने जहांगीर तरीन की जगह संभालने की कोशिश की और काफी हद तक उन्होंने वहां पे फाल अपने आप को कर भी लिया। ये आपस में इस तरह से है कि सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। फवाद चौधरी ने जो बातें की है ना, आप ये बात को समझ लें, फवाद चौधरी ने कोई गलत बातें नहीं की। और अब जो वजीर आज़म ने खुद भी 6 महीने का टाइम दिया, असल में इमरान खान की अगर उस पे तो मैं बाद में आती हूँ, एक मिनट जरा मुझे इस पे लाली साहब का भी कमेंट ले लेने। लाली साहब, ये बात तो ठीक है, आप इस बात से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं कि बातें फवाद चौधरी साहब की ठीक थी, लेकिन जाहिर है एक टाइमिंग
बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, फिर जिस जगह आप बात कर रहे हैं वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, हर बात हर जगह करने वाली नहीं होती। तो क्या समझा जाए, इमरान खान साहब का अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं है, या आप ये समझते हैं कि ये टीम के खिलाड़ी बस चूँकि बहुत सारी जगहों से मुख्तलिफ हैं, परिंदे जो उड़ के आए हुए हैं, तो बस इशारे के मुंतज़िर है, मौसम बदलेगा तो उड़ जाएंगे, तो ये सारी इस चीज़ की इंडिकेशन है? आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मैं एक लिहाज से तो मैं खुश हूँ कि इमरान खान एक कंट्रोल फ्रीक नहीं है। ये कंट्रोल फ्रीक्स जो होते हैं ये अमूमन दे आर नॉट नाइस पीपल, और ये खामखा डेमोक्रेसी को परवर्ट करते हैं, सीधा चलने नहीं देते हैं। ठीक है भाई, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, विद इन द कैबिनेट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, आदमी वो एक्सप्रेस करता है, मगर इंट्रीग्स जो हैं वो कम होने चाहिए, और इंट्रीग्स इस कैबिनेट में हैं। मगर मैं दूसरे एक चीज़ पे आना चाहता हूं जल्दी से, वो ये है कि भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इमरान खान साहब, आपके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते हैं? आप खुद जो चीज कहते हैं वो क्यों नहीं आप खुद इंप्लीमेंट नहीं करते? अब मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना चाहिए। कितने लोगों ने किया है भाई, और कितने ने नहीं किया है? और जिन्होंने नहीं किया है वो क्यों नहीं किया है, और कब तक उनको मोहलत आप देंगे? नंबर 1। दूसरी बात, पेट्रोल के आपने सप्लायर्स को फाइन किया है। माने ये फाइन करने का मतलब ये है कि उन्होंने जानबूझ के आपको पेट्रोल सप्लाई नहीं किया। जो भी उनकी वजह हो, ये नहीं था कि नहीं था पेट्रोल, था, नहीं किया इसलिए कि वो दे वर नॉट एग्रीइंग, कि वो सोच रहे थे हमारा नुकसान ज्यादा होगा। कमाल है, माने कि उनका एक अंडरटेकिंग है फलाने दिन पे पेट्रोल देना, और अपने जो भी वो हुआ दे टू स्टॉप इट, माफिया कैसे कर सकते हैं? अब नतीजा ये हुआ है, ये बच्चा बताता है, कहता है जी इनको करोड़ों में फाइन हुआ है और अरबों में इनका फायदा हुआ है। वेरी राइट, यू सी व्हाट आई मीन। ये चीजें जो हैं ये अथॉरिटी को डिमिनिश करती है। ये जो है सवाल पूछा गया ना हर बंदा कि वेयर इज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट देन। हाँ, और तीसरी बात इनका कंट्रोल, यू सी ही इज नो गुड एट मैनेजमेंट। मैं आपको एक और बताता हूं, जहांगीर तरीन ने देखिए क्या होशियारी की। जहांगीर तरीन, शौकत तरीन और अबरार नकवी, ये 3 थे जो असद उमर को निकाले। ये आपको मैं बता देता हूं, ये समझ जाएं आप बात। ये 3 थे जो उनको निकाले और इस हफीज शेख को ले आए। दीज आर द 3 पीपल। ये फौजी नहीं लाए उसको, ये 3 लाए। ठीक है। दूसरी बात, जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी को प्रोविंशियल असेंबली में हरा दिया। ठीक है, वो कैसे हराया? इसके क्यों हराया? इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि शाह महमूद कुरैशी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोविंस में बने, तो उसको हरा दिया। हराने के बाद वो आदमी जो उसको हराया उसको ये पीटीआई में ले आया ना। आई मीन व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट बैड ब्लड, नीडलेस। ठीक हो गया भाई, यू आर द लीडर ऑफ द पार्टी। मैं फिर तो कहता हूं आपको ये चीजें मैनेज करनी चाहिए। ये वो सिंथ, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो कहती है सही है, सब फैन क्लब। तो तुम क्यों नहीं ठीक कर सकते? सही है। चलिए मुझे अब जरा ये बता दें, आप दोनों से लास्ट कमेंट लूंगी मैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे, कि इमरान खान साहब कह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट, अपनी कैबिनेट को कि हमारे पास अब 6 महीने हैं। आपको क्या लग रहा है कि 6 महीने का टाइम उन्होंने खुद से जज कर लिया है कि हमें अब डिलीवर करना है, हम बहुत क्राइसिस में पीछे जा रहे हैं, या उन्हें ये टाइम किसी सॉरी दे दिया है? क्या आप फील कर रहे हो? इमरान खान साहब का अगर आप, तो इमरान खान साहब जो हैं उनको शायद ये लगता है, उन्हें एहसास हो गया कि उनके हाथों से अब वक्त निकलता जा रहा है। वो जिस तरह से रेत हाथ में से निकलती है ना, उसी तरह से इमरान खान साहब के हाथों से भी अब उन्हें लग रहा है कि वक्त निकल रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जनाब अब हमारे पास सिर्फ इतना वक्त है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर मज़ीद भी ये काम इसी तरह से चलता रहा तो चलेगा नहीं। आप देखें ना कि जिस माफिया का वो नाम लेते हैं, उन्होंने कहा मैं शुगर माफिया को नहीं छोड़ूंगा, चीनी महंगी होगी। अच्छा, उन्होंने कहा मैं आटा माफिया को नहीं छोड़ूंगा, गंदम आटा महंगा हो गया। उन्होंने कहा मैं पेट्रोल माफिया को नहीं छोड़ूंगा, पेट्रोल महंगा हो गया। मेरी तो दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता वज़ीर आज़म साहब, आप किसी माफिया का नाम ना ले। आप जिस माफिया का नाम लेते हैं भुगतना हमें अवाम को पड़ता है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में इतनी लंबी स्पीच की थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके कॉन्टेक्स्ट
कंटेंट थे उसके हवाले से आपने क्या परसीव किया? क्या आप समझते हैं परेशान हैं, अंडर प्रेशर हैं, या आप समझते हैं कि नहीं अभी डट के खड़ा है कप्तान? नहीं, इमरान खान साहब जो है अपनी उस तकरीर और बॉडी लैंग्वेज में जो मुझे ज़ाती तौर पे लगा वो दबाव में नजर आता। उन्हें इस बात का उन पे बहुत दबाव है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए के मुताबिक वो इसका इजहार अपनी किचन कैबिनेट में भी करते हैं, अपने दोस्तों में बैठ के भी करते हैं कि जो मैं करना चाहता था, अब वो कहते हैं जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पा रहे। और इसीलिए कभी वो माफियाज का जिक्र करते हैं, कभी वो टीम के ऊपर भी गुस्सा नजर आते हैं कि जी टीम भी सही नहीं मिली, और भी बहुत सारे मसाइल का वो जिक्र करते हैं, बार बार नजर आते हैं। और पिछली हुकूमतों को तो वो अभी तक कोसने से हमें नजर नहीं आ रहा कि बाज आए। बहरहाल जनाब, देखना यह है कि अब वाकई बड़ा क्रूशल टाइम है, क्या परफॉर्म करती है पीटीआई गवर्नमेंट, देखना होगा आइंदा 6 महीने क्या कर पाते हैं कप्तान साहब। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो एक और इंटरनेशनल अहम इशू पर बात। एक ब्रेक। नाज़रीन, डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से एक मंसूबा बनाया गया। अमेरिका और इसराइल इसके बड़े किरदार हैं, और इसके तहत बड़ी साजिश के तहत कोशिश ये की जा रही है कि जो फ़लस्तीन के ऐसे इलाके जहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है उन्हें ज़म कर दिया जाए सिहोनी रियासत में। इसके तहत ये भी किया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ इसराइली बस्तियाँ इसके किनारे पर आबाद थीं, ख़ास तौर पर मगरबी किनारे पर, उसको भी एक कानूनी हैसियत, लीगल हैसियत मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी किया जा रहा है कि एक मगरबी किनारे का बड़ा हिस्सा इस तरह से इसराइल में शामिल किया जा रहा है। क्या वाकई ये होने जा रहा है, ये ऐसा हो जाएगा? और अगर ऐसा होने जा रहा है तो इससे क्या नुकसान होगा, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हिलाली साहब से जानने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि जो मंसूबा बनाया गया है इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे ये दोनों बड़े कैरेक्टर्स जो हैं डील ऑफ द सेंचुरी के? और अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो जाता है तो क्या पिक्चर देख रहे हैं, क्या नुकसान होने जा रहा है? मैं तो मेरे ख्याल में डील ऑफ द सेंचुरी, ये शेम ऑफ द सेंचुरी है कि 1 जुलाई को 2 यहूदी बैठ के, एक वो नेतन्याहू और दूसरा जैरद कुश्नर, ट्रंप का दामाद, बैठ के उन्होंने फैसला ये किया है कि जितने सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में वो इजराइल के एनेक्स हो जाएंगे, वो इजराइल बन जाएगा 1 जुलाई को। और मुझे अभी तक कोई रुकावट है नहीं। और तो इसका मतलब ये ईस्ट जेरूसलम तो उन्होंने 1980 को हजम कर लिया था, और ये अब हजम करने जा रहे हैं 1 जुलाई को। और हालांकि यूएन, अरब लीग, EU, OIC, चीन, रूस, जॉर्डन ने तो कहा है अगर ये करेंगे तो तबाही हो जाएगी मिडिल ईस्ट को, और हमास ने कहा है इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो छोड़ें, इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आप आज के ज़माने में आप किसी मुल्क में जाके फतह नहीं कर सकते और कहते हैं ये मुल्क अब मेरा मुल्क हो गया है। नो, यू कांट डू इट। इसलिए सैंक्शन लगे थे यूक्रेन में, क्राइमिया के ऊपर, इसलिए। और ये एक वायलेशन है ओस्लो अकॉर्ड का, जो कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होंगे, उस एरिया में 2 स्टेट्स बनेंगे, एक पैलेस्टाइन और एक इजराइल। और एक फॉरेन पावर को इलीगली है कि किसी और मुल्क में जाके अपने पॉलिटिकल राइट्स दूसरों से छीन के वो अपना मुल्क बना दे, तो इट इज टोटली रॉन्ग। मगर देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है, किस किस्म के अरब हैं? क्या ये वो अरब हैं जो हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं एक एक के साथ? माय गॉड, मैं तो सोचता था मोबिलाइजेशन का कॉल हो जाता। ठीक, बिल्कुल सही, वेरी राइट। इट्स सैड, इट इज वेरी सैड इंडीड। इमरान साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो फिर जैसे मोदी ने ये किया कि चलो जी एक रेजोल्यूशन पास की, कब्जा कर लिया जाके कश्मीर के ऊपर, उन्होंने कहा उनका किसी ने क्या बिगाड़ लिया था तो हम भी यही कर लेते हैं, इजराइल ने भी यही करने का सोच लिया। आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सिमिलर केस उस तरह का लग रहा है? और ऐसे में आलम इस्लाम को क्या करना चाहिए, कैसे हम प्रोटेस्ट? आलम इस्लाम को कहीं मेरे पे कोई फतवा ना लगा दें। आलम इस्लाम को इस वक्त काफरों की तकलीद करनी चाहिए। किस लिए? इसलिए कि यूरोपीय यूनियन के 1000 जो यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने अपने हुक्मरानों को खत लिखा है कि ये इसराइल को रोके, ये काम ठीक नहीं है। उनमें इतनी सुन लें, बेल्जियम ने अपनी पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर की है, करारदाद पास की है कि अगर इसराइल ने ये काम किया
तो इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और फ़लस्तीन जो है उसको उन्होंने कहा है कि उसकी रियासत जो है उसको मंजूर किया जाए। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ बातें करेंगे। आप कश्मीरियों के मासूम कश्मीरी बेचारे साल होने को 10 महीने से ज्यादा हो गए, आप उनके लिए आप अपनी शहरत नहीं बचा सके, तो वहाँ उनके लिए क्या करेंगे? बात ये है कि उन्होंने एक यहूदियों ने ये तय किया है कि यहाँ इस तरह से करेंगे और सीधी खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी है, ये बदमाशी नहीं है, ये दहशत गर्दी है कि आप जबरदस्ती किसी के इलाके पे जाके कब्जा कर लें और फिर ये कि ये हमारा हिस्सा है। वहाँ पे हत्ता कि आपको हैरत होगी कि इसराइल में भी अंदर ये आवाजें उठी हैं, ये भी रिपोर्ट हुई हैं बिल्कुल सही इस काम के खिलाफ। सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे नहीं, गैर मुस्लिम कर रहे हैं लेकिन हम मुसलमान इस तरफ नहीं जा रहे। हिलाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट मिनट है, जल्दी से शॉर्ट कमेंट कर लेंगे, कुछ कहना है? मेरा शॉर्ट कमेंट ये है कि अगर ये अमेरिकन यहूदी जो इस वक्त यहूदी का दोस्त जो इस वक्त प्रेसिडेंट है अमेरिका में, अगर ये इजराइल ने ये स्टेप लिया और अमेरिका की पूरी बैकिंग उनके पास है, मेरे ख्याल में हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ठीक कभी नहीं हो सकती है। और हम लोगों ने फैसला करना है, आखिर खुदा के लिए छोड़ो इन अमेरिकनों को, इनको इनसे दूर हो और दूर हो, आप डिवोर्स करें इनको। आप ये एक ऐसा मैरिज है जो आपको पता है इट कैन नॉट लास्ट, हमेशा नुकसान ही होता है। मेरा तो ख्याल है कि हमें भी गैर मुस्लिमों की तरह हमें भी ना अब उठ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनाब, इसी पॉइंट पर हम एक इजाजत चाहेंगे, प्रोग्राम क्लोज करेंगे और उसके बाद कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह।